बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 56 किस्तें सुन चुके हैं। अब 57 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। सितारा यकलख्त उठ बैठी और वसीले लहजे में बोली, बाबा मैंने कितनी मर्तबा आपको मना किया है कि सिर्फ अपने कमरे में रहा करें, किसी दूसरे कमरे में मत आया करें, और अगर आना बहुत ज़रूरी हो तो दस्तक देकर इजाज़त लेकर आया करें। बूढ़ी ने आंखें फाड़ फाड़ कर सितारा की तरफ देखा, गोया पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बिलाखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गया और माजरत ख्वाहाना लहजे में बोला, मुझे माफ करना सितारा बेटी, मैं अपने कमरे का रास्ता भूल गया था। उसे एक जोरदार हिचकी आई जिससे उसका नहीफ निजाद जिस्म काम कर रह गया। फिर वो वापसी के लिए मुड़ गया। जाते वक्त वो हत्तुल इम्कान मुतात अंदाज में दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था, लेकिन सितारा ने उसे गोया नाकाफी समझती उठकर दरवाज़ा मकफिल कर दिया। एक बार फिर मेरे मुकाबिल सोफे पर बैठते हुए वो बालों में उंगलियां फेरते हुए मखमूर से अंदाज में मुस्कुरा दी, मगर अब उस मुस्कुराहट में थकन भी शामिल थी। मैं दम बखुद बैठा था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि चंद लम्हे पहले मैंने जिस मजहूल और नहीफ नजाद शख्स को देखा था वो सितारा का बाप था, जिसकी दहश से मैं किसी ज़माने में डरा करता था जब सितारा लाली हुआ करती थी और खाना बदोशों वाले खेमे में रहती थी, और मैं वक्त के दामन से चंद हसीन सातें चुरा कर उससे मिलने जाया करता था। तो उसके बाप की आमद के डर से मेरा दिल बेतहाशा धड़कता रहता था। उस जमाने में वो कैसा ग्रांडियल और दहशतनाक सा हुआ करता था, अब महज एक काबिल रहम ढांचा था। जब इंसान पर मंशियात गालिब आ जाती हैं तो वह तस्वीर इबरत बन जाता है। ये बात सभी को मालूम है और इबरत की ये तस्वीरें सभी ने जा बजा देखी होती हैं। मैं सितारा के हाथ से दूसरी सुबह नाश्ते के बाद रुखसत हुआ। वो खुद भी शूटिंग पर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो मुझे छोड़ने पोर्च तक आई और कार की खिड़की पर झुकती हुई बोली, इंसान जब बहुत खुश होता है तब भी उसका दिल चाहता है कि वो इन लम्हात को किसी के साथ शेयर करे, और जब वो शिकस्ता दिल मायूस होता है तब भी वो चाहता है कि कोई उसका दुख बटाए। जब कामयाबियों के खुमार से वो अपने आप को नहायत हल्का फुल्का और बेकरां फिजाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है, तब भी उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी के हमदर्द हाथ उसे संभाले रखे। और जब वो ज़माने की दौड़ में थक हार कर या किसी अनजाने सदमे से दो चार होकर चूर होता है, गिर पड़ता है, तब भी उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई उसे सहारा दे, उसके रेजा रेजा वजूद को समेटे। ऐसे किसी भी लम्हे में तुम यहाँ आ सकते हो। इस घर के दरवाजे तुम्हें हमेशा अपने लिए खुले हुए मिलेंगे। बस अब इतना ज्यादा भी कहने की जरूरत नहीं। ऐसा ना हो कि मैं पाताल की गहराइयों में जा गिरूं। मैंने मुस्कुराते हुए वैसे ही उसको शक भरी निगाहों से देखा। अगले रोज मेरी पंजाबी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उसके साथ ही अजीबो गरीब वाकयात का एक सिलसिला भी शुरू हो गया। पहली शूटिंग से एक रोज कबल आफाक ने मुझे फोन किया, सर्कल से शूटिंग शुरू हो रही है, इस मौका पर अगर थोड़ी देर के लिए आप भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। भाई मेरा वहाँ क्या काम, मैंने धीमे लहजे में कहा। बतौर फिल्मसाज आपको फिल्मी दुनिया और वहाँ के मामूलात से थोड़ा बहुत आशना भी होना चाहिए। वो खुशगवार लहजे में बोला, शूटिंग किस नौयत की है और कहाँ होगी? मैंने मामूली दिलचस्पी से पूछा। सितारा पर चंद शार्ट पिक्चराइज करने का प्रोग्राम है। उस हिस्से के चंद शार्ट हैं जब सितारा शिकार पर जाती है और चंद डाकुओं से उसकी मुठभेड़ होती है। मार धाड़ के मंजर का कुछ हिस्सा शूट हो जाए तो बहुत अच्छा है, आफाक बोला, लेकिन ये मंजर तो कहानी में काफ़ी आगे जाकर आता है और तुम शूटिंग यहाँ से शुरू कर रहे हो। मैंने कदरे हैरत से कहा। फिर जवाब का इंतजार किए बगैर मैंने खुद ही कहा, ओह मैं समझ गया। तुम्हें जिस से डेट्स मिली हुई हैं और जिस हिसाब से तुम्हें लोकेशंस मुयस्सर आती जाएंगी उसी हिसाब से तुम शूटिंग का शेड्यूल बनाते जाओगे। अदाकाराओं को एक दूसरे की डेट्स के मुताबिक एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता होगा। बिल्कुल ठीक समझे आप सर, आफाक तवील सांस लेकर बोला। यही काम मुझे सबसे मुश्किल लगता है। मेरी कोशिश होती है कि किसी अदाकार से मिली हुई एक भी डेट ज़ाया न हो, इसलिए मैं तरतीब की परवाह किए बगैर शूटिंग करता चला जाता हूँ। तरतीब की परवाह तो शायद ही कोई डायरेक्टर करता हो, लेकिन मैं तो बाज़ औक़ात बिल्कुल उल्टा भी चल पड़ता हूँ। किसी सीन के आखिरी शार्ट्स पहले पिक्चराइज कर लेता हूँ और शुरू के शार्ट्स बाद में। उससे अदाकार का मयार मुतासर नहीं होता? मैंने दिलचस्पी से पूछा। नहीं तो एक हदायतकार की सलाहियतों का इम्तिहान होता है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। शूटिंग के टाइम पर मैं वहां पहुंच गया था। वहां 20-25 अफराद मौजूद थे। एक तरफ 2 कारें और एक वैन खड़ी थी। आफाक अली पी कैप पहने कैमरे के पास खड़ा कैमरामैन से बातें कर रहा था। हुलिये के एतबार से वो उस वक्त डायरेक्टर कम और साइट इंजीनियर ज्यादा नजर आ रहा था। सब्जे की उस तवील और रिज किते पर लोगों के दरमियान लकड़ी की एक बेहंगम कुर्सी पर एक अदाए बेनियाजी के साथ सितारा टांग पर टांग रखे बैठी थी। वो शिकारियों वाले लिबास में थी, लेकिन ये लिबास सिर्फ
तराश खराश के एतबार से शिकारियों वाला था। रंग उसका सुर्ख था। सुर्ख साटन का ऐसा लिबास पहनकर अगर कोई शिकारी हकीकतन जंगल की राह लेता और उसका सामना किसी बैल से हो जाता तो वह बैल मुझे मार की अमली तफसीर बन जाता। सितारा के चेहरे पर उस वक्त हैवी मेकअप था। ये सब फिल्म की जरूरत थी। उसके सर पर बड़ी खूबसूरत कैप थी, लेकिन उसकी लंबी रेशमी जुल्फें उस टोपी के नीचे सिमटी हुई थी, बल्कि पुष्ट पर फैली हुई थी। वो लॉन्ग बूट पहने हुए थी। कई आदमी उसके इर्द गिर्द मौजवाना से अंदाज में खड़े थे और उसके करीब ही घास के फर्श पर एक नौउम्र लड़का उसका मेकअप बुक्स लिए बैठा था। एक तरफ सब्जे की बाढ़ के करीब मुझे एक मोटी सी औरत बैठी हुई नजर आई, जिसने बेतहाशा सुर्ख और गाजा थोपा हुआ था। वो खासा जर्क बर्क और कीमती लिबास पहने हुए थी, मगर बेहंगम नजर आ रही थी। उसके साथ सांवली सी एक लड़की थी, जो वैसे तो खासे सलीके का मेकअप किए हुए थी और वेलवेट की पतलून पहने हुए थी, मगर फिर भी उसके खदोखाल से कुछ गंवारपन सा झलक रहा था। शायद वो वहां बैठी थी। दोनों ही पुरिश्तियाक सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं उनके करीब से गुजर कर उस तरफ जाने लगा जिधर कैमरामैन खड़ा था कि लड़की ने उठकर बड़ी अदा से मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी साथी औरत भी करीब आ गई। लड़की इतनी धीमी आवाज में बोली कि दूसरे लोग न सुन सके, हम आपसे मिलने की इश्तियाक में मरे जा रहे हैं और आप हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे। उसके लिबास से एक आम से कलोन की तेज खुशबू फूट रही थी। मैंने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। वो सरापा दावत थी और लगता था कि उसे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की कुछ ज्यादा परवाह नहीं। क्या काम है? मैंने सर्द लहजे में पूछा। मेरे लहजे की सर्द मैरी को महसूस करते हुए शायद उसे खासा जोरदार धचका लगा था। गालबन वो यही सोच कर आई थी कि उस लिबास में, उस लहजे में और उस तरह इठला कर वो किसी मर्द से बात करेगी तो वह फौरन रेशा खत्मी हो जाएगा, मुर्गे बिस्मिल की तरह वहीं लौटने लगेगा। अब गालबन माँ ने बात को आगे बढ़ाना मुनासिब समझा और लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, अरे सेठ साहब, आपने इसे नहीं पहचाना, अपनी ही बच्ची है। वो इस तरह बात कर रही थी जैसे खुद मेरी बड़ी पुरानी शनासा है और सिफारिश के लिए किसी को साथ लेकर आई है। आप बच्ची की बात कर रही हैं, मैंने तो अभी तक आपको भी नहीं पहचाना। मैंने खुश्क लहजे में कहा, अगर आप मुनासिब समझें तो इस 30 साला बच्ची का तारुफ करवा दें, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि मैं सेठ साहब कहलाना पसंद नहीं करता। ये लक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब बड़ी भी कुछ किस्यानी सी हो गई, लेकिन अपनी खुशामदाना खुशखलकी बरकरार रखने की हद इम्कान कोशिश करते हुए बोली, सेठ मेरा मतलब है सर, ये हनी है। उसने एक बार फिर लड़की की तरफ इशारा किया। अंदर ही अंदर वो कुछ नर्वस ही हो गई थी। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात किस तरह आगे बढ़ाए। यूनिट के अफराद हमसे कुछ फासले पर थे, लेकिन अब उनकी नजरें भी हमारी ही तरफ थीं। सबसे ज्यादा गौर से सितारा हमारी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। मालूम नहीं वो मेरी हालत से लुत्फानंदोज हो रही थी या उन माँ बेटी की कैफियत से। बड़ी भी बात जारी रखते हुए बोली, मेरी बेटी है ये, शायद आपने इसका नाम सुना हो। फिल्म जवानी दीवानी में इसका बड़ा अच्छा क्लिप डांस था। अगर सेंसर वाले इसका बेड़ा गर्क न करते तो सिर्फ एक डांस की वजह से पूरे मुल्क में हनी के नाम का डंका बज रहा होता। बड़ी बी की आवाज में अफसुर्दगी सी झलक आई। बहरहाल जो कुछ बचा था उसने भी खासी धूम मचाई थी जी, लेकिन इंडस्ट्री में मेरी बच्ची के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। पुरानी डांसर्स और हीरोइनें जिनका ज्यादा दारोमदार डांस पर ही है, उन्होंने हनी के पांव नहीं जमने दिए और ये दोबारा किसी फिल्म में कास्ट नहीं हुई। मैं आपसे बस इसी सिलसिले में मिलना चाहती थी कि आप इसे एक बार आजमा कर तो देखें, चांस तो देकर देखें। रुपया पैसा की हमें कोई परवाह नहीं, बस बच्ची को शौक है। मैं इस सिलसिले में कई बार आपके डायरेक्टर साहब से मिली, मगर वो हमेशा टाल देते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे हैं ये बेचारे आपके आफाक साहब, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि प्रोडक्शन में जाती पसंद नापसंद का ज्यादा ख्याल रखते हैं, मार्केट वैल्यू और काम को ज्यादा नहीं देखते। मैंने इनसे कई बार कहा है कि अच्छा हमें सेठ मतलब मेरा मतलब है साहब जी से ही हमें मिलवा दें, लेकिन इन्होंने यही जवाब दिया कि साहब के पास लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं होता। आज तो जी बस इत्तेफाक से ही हमें पता चल गया है कि आप बजाते खुद शूटिंग पर तशरीफ ला रहे हैं, तो हमने सोचा चलो वहीं आज चलकर किस्मत आजमाई कर लेते हैं। और आखिर आज आपकी न्याज हासिल हो ही गई। मैंने अब सही तौर पर उस लड़की का सरतापा जायजा लिया जिसे उसकी माँ हनी कह रही थी। वह एक सरोकत लड़की थी। रंगत बेशक सांवली थी, लेकिन नैन नक्श बुरे नहीं थे, बल्कि स्क्रीन के लिए तो खासे मौजूद थे। मेरा अंदाजा था कि स्क्रीन पर उसका चेहरा अच्छा खासा पुरकशिश मालूम हो सकता था। उसके मुतनासिब खदोखाल बताते थे कि रक्स के मैदान में भी उसने खासी जान मारी हुई थी। इस बात का खासा इम्कान नजर आता था कि वो स्क्रीन पर धूम मचा सकती थी। मालूम नहीं क्यों आफाक उससे रुखाई बरत रहा था। ताहम मैं उस जमन में आफाक से बदगुमान होने के लिए तैयार नहीं था। आफाक बहरहाल अपने काम से मुखलिस था। वो अगर जाती पसंद नापसंद को तरजीह देता तो इसमें भी बहरहाल काम की बेहतरी उसके पेश नजर
होती होगी। जाती पसंद का ख्याल रखते हुए वो काम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हनी उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे उससे हमदर्दी महसूस हुई। अपने तमाम तर सस्तेपन के बावजूद वो बहरहाल थोड़ी बहुत इज्जत और हमदर्दी की मुस्तहिक तो थी। उसका अंदाज और उसका मैदान अमल दूसरों के लिए नापसंदीदा सही, लेकिन जद्दोजहद तो बहरहाल वो भी कर रही थी। उसका कारखाना है जहां में, इस कारखाना है जहां में अपना खून वो भी तो जला रही थी। इस बार मेरे लहजे में खुद ब खुद नरमी आ गई। आफाक के पास आपका एड्रेस वगैरह तो मौजूद होगा? मैंने पूछा। हाँ जी, उसके पास एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ है। गुलबर्ग में कोठी है जी अपनी, आप कभी तशरीफ लाए ना। हनी बड़ी खातिर मदारत करने वाली बच्ची है, बड़ी बी ने जोश व खरोश से कहा और आखिरी अल्फाज अदा करते वक्त गैर इरादी तौर पर उनकी एक आंख मानी के अंदाज में दब गई, लेकिन फिर गालबन उन्हें याद आ गया कि अभी वो मेरे मिजाज के बारे में कोई अंदाजा कायम नहीं कर सकी हैं, इसलिए फौरन संभल कर संजीदगी से बोली, तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? हुक्म क्या, बस गुजारिश है बीबी, आप इत्मीनान से घर तशरीफ ले जाएं। मैं हनी का नाम जहन में रखूंगा और जैसे ही कोई जरूरत महसूस हुई आपसे राब्ता कायम करूंगा। मैंने मुलाहिमा से कहा। मेरे लहजे में ना तो तंज था और ना ही मेरा अंदाज टरखाने वाला था। वो दोनों तशक्कुर भरे अंदाज में मुस्कुराई और खुदा हाफिज कहकर चल दी। मैंने यूनिट के अफराद के करीब पहुंचकर मुड़कर देखा, वो माँ बेटी एक अच्छी और तकरीबन नई गाड़ी में बैठ रही थी। मैं आफाक लोगों के करीब पहुंचा तो मैंने उनसे कहा कि अगर शूटिंग सिर्फ मेरे इंतजार में रुकी हुई थी तो मैं तो आ गया हूँ। अब हमें एक और शख्स का इंतजार है जो इस वक्त आपसे भी ज्यादा अहम बन गया है। आफाक बोला। कौन है वो खुश नसीब जिसके इंतजार में ऐसे ऐसे नामवर लोग बैठे हैं? मैंने सितारा की तरफ इशारा किया। वो एक साइस है। आफाक बोला। साइस समझते हैं आप? वो जो घोड़े पालते हैं, उनकी निगहदाश्त करते हैं या अस्तबल के निगरान वगैरह के फराइज अंजाम देते हैं। हमें एक साइस का इंतजार है जो सिर्फ एक अदद घोड़े का मालिक है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता है कि असिस्टेंट बोल उठा, दीनू आ गया सर। वो एक तरफ इशारा कर रहा था। मैंने मुड़कर देखा, शलवार कमीज में मलबूस एक नीम देहाती सा शख्स नहायत खूबसूरत और बगले जैसे सफेद घोड़े पर सवार नहायत तेज रफ्तारी से चला रहा था। एक मोटरसाइकिल सवार उसके आगे आगे था। घोड़ा कुछ सर्कस से अंदाज में दौड़ रहा था और बार बार हिनहिना रहा था। घुड़सवार दीनू यकीनन वही साइस था जिसका यहाँ बेचैनी से इंतजार हो रहा था। बड़े ठाठ है भाई दीनू के, मैंने खुशदिली से कहा। इसके आगे आगे तो एक पायलट भी चलता है जिस तरह बड़े लोगों की सवारी के आगे चलता है। क्या ये मोटरसाइकिल सवार इसका मुलाजिम है? नहीं सर, वो हमारा मुलाजिम है। आफाक मुस्कुराया। असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है। इसे मैंने भेजा था कि जाकर दीनू को बुला लाए, क्योंकि दीनू ने खिलाफ मामूल आज वक्त देकर लोकेशन पर पहुंचने में बहुत ताकीद कर दी थी, वरना उसका रिकॉर्ड है कि जहां भी उसे तलब किया जाता है ये बिल्कुल सही वक्त पर अपने घोड़े को लेकर पहुंच जाता है। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार और दीनू दोनों ही उस तवीलो अरीज सब्जाजार पर पहुंच चुके थे जहां हमारा फिल्मी यूनिट मौजूद था। दीनू को घोड़े को रोकने और एक दर्द से बांधने में कदरे दुश्वारी पेश आई। फिर वो आकर गोया मेरे और आफाक के कदमों में तकरीबन लौटने लगा। माफी चाहता हूँ सरकार कि आपको मुझे बुलाने के लिए बंदा भेजना पड़ा। वो नहायत आजिज़ाना लहजे में बोला, आपको तो मालूम है मैं वादे का बड़ा पाबंद हूँ, लेकिन आज मेरी घरवाली की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं उसके लिए दवा दारू लाने में उलझ गया था। फिर वो घोड़े की तरफ इशारा करते हुए बोला, बिजली ने भी थोड़ा सा टाइम जाया किया। इसे भी थोड़ा बहुत समझाना और पुचकारना पड़ा। लगता था कि आज इसका शूटिंग का मूड ही नहीं है। बिजली उसके घोड़े का नाम था और उसका जिक्र बिल्कुल इसी तरह कर रहा था जैसे वो कोई जी फहम इंसान है। कोई बात नहीं, आफाक मुलायमत से बोला। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बीवी की? उसने गोया नादा निस्तगी में दीनू की कोई दुखती रग छेड़ दी। वो यकदम गुलाबी उर्दू से खालिस पंजाबी पर आ गया और कदरे बेजारी से बोला, साहब जी तुहानू ते पता है कि गरीबां दी जनानियां दी हमेशा ही कोई ना कोई चोल डिग्गी रहंदी है। गल ते तेरी ठीक ही है। आफाक हंस कर बोला, छड़ो तुसी इन्हां गल्लां नूं, तुसी शूटिंग शुरू करो। उनकी गुलाबी उर्दू की बातें जारी थीं और दीनू एक तरफ बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। आफाक अपने असिस्टेंट के साथ सीन की तैयारी करने लगा। स्क्रिप्ट के वर्क उलट पुलट कर देखे जाने लगे। कैमरामैन कैमरे का जायजा लेने लगा। एक घोड़े के आ जाने से गोया पूरे यूनिट में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मैं सितारा के करीब ही एक फोल्डिंग चेयर पर जा बैठा। जहां तक मैं समझ सका था उस सीन में सितारा को खासी घुड़सवारी का मुजाहरा करना था, जबकि घोड़ा मुझे खासा मुस्तरिब और बेचैन नजर आ रहा था। क्या ये घोड़ा हमेशा इसी तरह बेचैन, मुस्तरिब और सरकश सा नजर आता है? मैंने सितारा से पूछा। मुझे तो मालूम नहीं। सितारा मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो पहली मर्तबा इससे काम लेने का इत्तफाक हो रहा है। वैसे सुना है इंडस्ट्री में बड़ा मशहूर और मकबूल घोड़ा है। तकरीबन सभी नववर हीरो हीरोइनें इस पर सवारी कर चुकी हैं। तुम्हें घुड़सवारी आती भी है? मैंने पूछा। कोई खास नहीं, उसने बेपरवाही से जवाब दिया, लेकिन मुझे उसकी जरूरत भी नहीं। मुझे तो सिर्फ चंद एक करीब के शार्ट्स पिक्चराइज कराने हैं जो बीच बीच में एडिटिंग के दौरान जोड़ दिए जाएंगे। ज्यादातर काम तो
लॉन्ग शॉट में होगा जो मेरे डुप्लीकेट पिक्चराइज किए जाएंगे। मुझे तो यहाँ तुम्हारा कोई डुप्लीकेट नजर नहीं आ रहा। मैंने इधर उधर देखा, उस कोठड़ी में गेटअप करने गया हुआ है। सितारा ने काफी दूर वाक़े एक कुटिया नुमा कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ देर पहले मैंने शरीरे जिस्म के एक सांवले इस नौजवान को एक थैला उठाए उस कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। दफातन उस कमरे का दरवाजा खुला और मैंने सांवली सी एक लड़की को कमरे से बरामद होते देखा जो बिल्कुल सितारा जैसे कपड़े पहने हुए थी। नहीं बल्कि था, यानी वो दर हकीकत वही सांवला सा नौजवान था जो कुछ देर पहले थैला उठाए कमरे में गया था। विग और चंद दूसरी चीजों की मदद से वो काफी हद तक लड़की नजर आने लगा था। करीब आकर वो एक तरफ को खड़ा हो गया। बिलाकर सीन सितारा को समझाया गया और फिर क्लैप दी गई। ये सिर्फ एक तख्ती कैमरे के सामने लाने का अमल होता है जिस पर फिल्म का नाम, सीन नंबर और शॉट्स नंबर लिखा होता है। फिलहाल सितारा को घोड़े पर सवार होकर घास के तवीलो अरीज किते पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना था। पस मंजर में कुछ दरख्त भी थे जिनसे जंगल का तासर उभरता था। कैमरा वगैरह सेट हो चुका था। ये सीन बगैर रिहर्सल के शुरू हो गया। घोड़े पर सवार होना बहरहाल सितारा को आता था और वो बड़ी अदाए बेनियाजी से सवार हुई। उस अमल को उसने कुछ ऐसा बना दिया था कि मेरे अंदाजे के मुताबिक सेट पर मौजूद लोगों की दिलों की धड़कनें कई गुना तेज हो गई थी और उन लोगों में जाहिर है मैं भी शामिल था। घोड़ा बददस्तूर हिनहिना रहा था, जमीन पर बेचैनी से खुर मार रहा था। कैमरा स्टार्ट की आवाज सुनकर जैसे ही सितारा ने लगाम हल्की सी खींची उसे झटका दिया। घोड़ा मतलूबा रफ्तार से चलने की बजाय तोप से निकले हुए गोली की तरह दौड़ पड़ा। कैमरामैन ने जो फ्रेम जहन में रखे हुए थे, आफाक के जहन में जो जाविये थे और सितारा ने जो अंदाजे के मुताबिक लोगों के दिलों की धड़कनें तेज करने का सीन करना था, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। सब लोग हक्का बक्का खड़े रह गए थे और घोड़ा हवा हो गया था। पलक झपकने में उसने घास का वो तवीलो अरीज किता अबूर कर लिया। तकनीकी हिसाब से उसे न जाने कितने मरहलों में अबूर करना था। हवा के दोष पर सितारा की चीख मेरी समाज से टकराई। सब लोग बेवकूफों की तरह खड़े थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मुझे चूंकि घोड़े की हालत पहले ही कुछ तसल्ली बख्श नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अंदर ही अंदर मुसरिफ था। लेकिन अफसोस कि मैंने अपने इस्तराब और अदम इत्मीनान का इजहार बर वक्त नहीं किया था। मैं उनके दरमियान किसी तरह के खदशात का इजहार नहीं करना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि वक्त जाया हो। मैं घोड़े की पहली जगन देखते ही उछल कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन हकीकत यह थी कि फौरी तौर पर मैं भी कोई फैसला नहीं कर सका था कि क्या करना चाहिए। घोड़ा सब्जे का किता अबूर करके उसके साथ कच्चे पक्के लेकिन कुशादा रास्ते पर छलांग लगा चुका था जो बाग के दरमियान इधर उधर बल खाता हुआ बाग के गेट की तरफ जा रहा था। मेरी गाड़ी भी सामने उसी रास्ते पर खड़ी थी। मैं नहायत तेजी से गाड़ी तक पहुंचा और चश्मे जदन में उसे स्टार्ट करके घोड़े के ताक़ुब में रवाना हो गया। गाड़ी किसी गजबनाक शेर की तरह गुर्राट के साथ आगे बढ़ी। घोड़ा वैसे ही बर्क रफ्तार मालूम होता था और उस वक्त तो उसकी रफ्तार में एक गैर फितरी और वहशियाना सी तेजी आ गई थी। वो उस वक्त खासी तेजी से दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते वो मेरी नजरों से ओझल हो रहा था। रास्ता ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा तेज रफ्तारी से गाड़ी चला सकता। मैं उस वक्त घोड़े से काफी पीछे था। जब मैंने उसे बाग के गेट से निकलते हुए देखा और जब तक मेरी गाड़ी गेट से निकलती उस वक्त तक घोड़ा और भी आगे निकल चुका था और पुख्ता सड़क पर दौड़ रहा था जिसके दोनों तरफ दरख्तों की कतारें थी। सितारा अब घोड़े पर बैठी नहीं थी बल्कि एक तरफ को उस पे लटक गई थी। उसके दोनों पांव रकाबों में फंसे हुए थे और एक हाथ जीन की किसी बंदिश में उलझ कर रह गया था। एक हाथ से वो घोड़े की गर्दन को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कभी वो गर्दन को पकड़ने में कामयाब हो जाती थी और कभी घोड़े की गर्दन उसके बाजू के शिकंजे से निकल जाती थी और वह जरा ज्यादा नीचे को झूलने लगती थी। उसके लंबे रेशमी बाल सड़क पर घसीटने लगे थे। गनीमत यही था कि उसकी पोजीशन ज्यादा खतरनाक नहीं थी। अगर वो पक्की सड़क पर गिर पड़ती या इस तरह घोड़े के साथ घसीट रही होती कि सर या जिस्म का कोई और हिस्सा सड़क से टकराया होता तो उसके बचने की उम्मीद कम थी। वो अब चीखना भी भूल चुकी थी, बस खामोशी से दौड़ते हुए घोड़े से चिमटे रहने की कोशिश में मसरूफ थी। गोया अब तक उसके हवास जरूर बरकरार थे कि वो समझ सकती थी कि उसकी सलामती के ज्यादा इम्कानात किस चीज में है। मैं गाड़ी को थोड़ा तेज दौड़ाता हुआ घोड़े से आगे निकलता गया और उस वक्त घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि एकदम अगर उसके सामने मैं गाड़ी कर देता तो ऐसा हादसा पेश आता कि ना तो गाड़ी ठीक बचती और ना ही घोड़ा बच पाता और ऊपर बैठी हुई सितारा भी। मेरा जो होना था वो तो होना ही था, मगर मेरे जहन में अब किस्मत आजमाई की एक ही तदबीर रह गई थी। मजीद तेज रफ्तारी से गाड़ी घोड़े से बहुत आगे ले गया। एक मुनासिब जगह देखकर मैंने गाड़ी कच्चे में उतार कर रोक दी। गर्दो गुबार का एक बादल उठा और मैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट और दरवाजा खुला छोड़कर उतरा और दौड़कर एक मौजूद दरख्त तक पहुंचा। जूतों समेत तने पर चढ़ना दुश्वार था और जूते उतारने का वक्त नहीं था। मैंने बंदर की तरह उछलकर एक शाख पकड़ी और जिस्म को
दोहरा करते हुए मजीद एक दो शाखों पर मुंतकिल होने के बाद बिलाखिर एक मौजू शाख पर जमकर बैठ गया। मेरी तवक्को के मुताबिक घोड़ा बदस्तूर उसी सीध में दौड़ा चला रहा था और काफी करीब पहुंच चुका था। अगर वो मजीद थोड़ा सा फासला इसी तरह तय करता तो ऐन उसी शाख के नीचे से गुजरता जिस पर मैं टांगे लटकाए बैठा था। घोड़े ने रुख नहीं बदला। मैंने हवास जमा किए और मुनासिब तरीन लम्हा आते ही शाख से छलांग लगा दी। मेरी कामयाबी का सबसे ज्यादा इन्हिसार मुनासिब तरीन लम्हे पर था, वरना मुमकिन था कि घोड़ा मुझे रोनता हुआ गुजर जाता या मैं उसकी गर्दन को गिरफ्त में ना ले पाता और उसके जिस्म के किसी और हिस्से से टकराकर महज सड़क पर गिर जाता। और यह भी मुमकिन था कि मैं घोड़े को छू भी ना पाता, वह भगोले की तरह नीचे से गुजरता जाता और मैं सीधा सड़क पर जा गिरता। फिल्मों में हीरो वगैरह इस किस्म के काम बड़ी आसानी से सरअंजाम देते नजर आते हैं, लेकिन दर हकीकत यह बड़ा मुश्किल और महारत तलब काम है। अंदाजे की जरा सी गलती से इंसान दूसरे की जान बचाना तो दरकिनार खुद भी मौत के मुंह में जा सकता है। मुझे अरसे से इस किस्म की किसी सरगर्मी से वास्ता नहीं रहा था, लेकिन मेरा अंदाजा दुरुस्त ही रहा। घोड़े की गर्दन को दाएं बाजू के शिकंजे में लेते हुए मैं कुछ दूर उसके साथ घसीटता चला गया। जूतों ने मेरे पैरों को जख्मी होने से महफूज रखा। घोड़ा भयानक अंदाज में हिनहिनाया और उसने गर्दन को झटका देकर दौड़ते ही दौड़ते मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन वो गर्दन को ज्यादा हरकत देने में भी कामयाब नहीं हो सका। इस दौरान मैं अपनी कुव्वत जमा कर चुका था। मैंने पांव सड़क पर जमा कर घोड़े को रोकने की कोशिश की। अगर वो कोई आम सा घोड़ा होता या कम अज कम उस वक्त उस पर दीवानगी तारी न होती तो शायद मैं उसे रोकने में कामयाब हो ही जाता, लेकिन दीवानगी ने उसे मामूली से कुछ ज्यादा ताकतवर बना दिया था। उसके मुंह से झाग उड़ रहा था। अब घोड़े को रोकने का एक ही तरीका रह गया था। मैंने उसी पर अमल दरामद की कोशिश की। पूरी कुव्वत अपने दाएं बाजू में जमा करते हुए मैंने शिकंजा मजीद सख्त किया और फिर एक खास अंदाज में झटका दिया। लकड़ी टूटने की सी एक जोरदार आवाज आई और दूसरे ही लम्हे घोड़े का गैर मामूली अकड़ा हुआ जिस्म ढीला पड़ गया, जैसे बरकी रो मुनकता हो जाने पर यकलख्त किसी मशीनी खिलौने ने काम छोड़ दिया हो। मैंने उसे अपनी तरफ एक और झटका दिया ताकि कहीं वो उस पहलू न गिर जाए जिधर सितारा लटकी हुई थी। वो मेरी तरफ गिरने लगा तो मैं यकदम उसे छोड़कर एक तरफ को हट गया। वो गैर मामूली जिसामत की किसी मुर्दा छिपकली की तरह पट से सड़क पर गिरा। उसका जिस्म होले होले झटके खा रहा था और आंखें डरावने अंदाज में उबल आई थी। गर्दन बुरी तरह एक तरफ को मुड़ चुकी थी, बल्कि ढीले ढाले से अंदाज में तकरीबन दोहरी हो चली थी। उसके मुंह से झाग अब भी बह रहा था। सितारा बदस्तूर उसके साथ उलझी हुई थी और कमजोर से अंदाज में अपने हाथ पांव आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें शायद फिलहाल इतनी भी सकत नहीं रह गई थी कि वो उस कोशिश में कामयाब हो सकती। मजमूई तौर पर यह ख्याल दिल खराब करने वाला मंजर था, ताहम मैंने इत्मीनान की सांस ली कि जिस बात का अंदेशा था वो टल गई थी।